इंडेक्स, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी कर रहा है, अभी तक हम हमेशा कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कर रहे थे, तो कंटिन्यूअसली अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी कर रहा है, ऐसा नहीं कि एक मीडियम और फिर दूसरा मीडियम, ऐसे क्वेश्चन तो कर रखे हैं, म्यू1 है फिर थोड़ी देर बाद म्यू2 हो गया, फिर थोड़ी देर बाद म्यू3 हो गया, लेकिन ये वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है कंटिन्यूअस वेरिएशन की बात कर रहे हैं, कंटिन्यूअस वेरिएशन की बात करते हैं। तो कंटिन्यूअस वेरिएशन में कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से देखेंगे सब लोग, कि मान लेते हैं जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी कर रहा है वाई पे, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ फंक्शन ऑफ वाई, ठीक है, वाई का एक फंक्शन है, फंक्शन का मतलब वाई में कोई भी रिलेशन हो सकता है। तो बेसिक कंसेप्ट क्या है, समझ लेना सब लोग ध्यान से, ये थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, ध्यान से देखना सब लोग, ठीक है, आसान नहीं है समझना ये। तो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज अ फंक्शन ऑफ वाई है, मान लो कुछ भी दिया हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू मान लो 2y² कुछ इस टाइप का है, ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होते रहेगा, फॉर एग्जांपल मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2y² है। तो अब इस टाइप के केसेस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाई पे वेरी कर रहा है, तो dy के थोड़े थोड़े सेक्शन में आप बना सकते हो स्लैब्स, जैसे वाई के पे वेरी कर रहा है, एक्स में तो चेंज नहीं हो रहा है, तो ऐसा बना सकते हो कि भाई एक सेक्शन ऐसा है, फिर एक सेक्शन ऐसा, फिर एक सेक्शन ऐसा। तो जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होते जा रही है, सॉरी, जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बढ़ते जा रही है ना, एज पर दिस क्वेश्चन 2y² दिया इसलिए। तो आपने ये डिफरेंट टाइप के स्लैब्स बना लिए, ठीक है, समझ में आ रही बात, एज्यूम क्या कर लिया कि यार खूब सारे ऐसे स्लैब्स हैं, चलो कलर नहीं करता हूँ, है ना, बेसिकली ऐसा खूब सारे ऐसे स्लैब्स बना दिए, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वाई की वैल्यू बढ़ती जा रही है। अब मान लो आपसे बोलेगा इसमें रे एंटर करेगा तो उसका पाथ कैसा होगा, उसकी इक्वेशन क्या होगी, इस टाइप का चीजें निकालना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, मान लो रे यहाँ से एंटर करता है, अच्छा इसमें नॉर्मल कैसा बनाओगे, इस तरीके का स्लैब ऐसा अगर रखा हुआ है तो नॉर्मल कैसा बनाओगे, इसके परपेंडिकुलर, ठीक है ना, नॉर्मल इसे परपेंडिकुलर बनाओगे। जैसे मान लो एक मीडियम ऐसा रहता था और दूसरा मीडियम इस तरीके से है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 मानते थे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 मानते थे, तो इसमें नॉर्मल कैसे बनाते थे, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, इस तरीके से नॉर्मल। तो वैसे इसमें वाई में वेरी कर रहा है, तो वाई में वेरी कर रहा है तो नॉर्मल वाई के अलॉन्ग हो गया, ठीक है, तो येलो येलो स्लैब्स बन गए तो उसके परपेंडिकुलर बना लिया, तो जिस तरह वेरी करता है नॉर्मल बेसिकली उसी लाइन में होता है। अब मान लो यहाँ से एक रे एंटर कर रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा लोगे, वाई के साथ वाला या एक्स के साथ वाला, एंगल ऑफ इंसिडेंस वाई में वेरी कर रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन इज अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, नॉर्मल इज अलोंग वाई, इतना तो आपको समझ में आ गया, स्लैब्स के परपेंडिकुलर, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये बताओ जैसे जैसे वाई बढ़ता जा रहा है तो ये डेंसर से रेयरर में जा रहा है या रेयरर से डेंसर में जा रहा है, ये बताओ, कि जब ये एंटर करेगा तो ये रेयरर से डेंसर की तरफ जा रहा है या ये डेंसर से रेयरर की तरफ जा रहा है, जब एक एक करके एक एक स्लैब ऊपर बढ़ता जाएगा ऊपर एक एक स्लैब बढ़ता जाएगा, तो ये डेंसर से रेयरर की तरफ जा रहा है या रेयरर से डेंसर की तरफ जा रहा है। इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं काफी बार तो नहीं लेकिन आ चुके हैं, इजी होता है देखना, ऐसा नहीं है, इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन भी होते हैं, इजी क्वेश्चन भी होते हैं, आप एक बार कंसेप्ट समझ लो फिर सब कुछ समझ में आ जाएगा। रेयरर टू डेंसर, तो रेयरर टू डेंसर जा रहा है, बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल हो जाएगा, और नॉर्मल वाई एक्सिस के अलोंग है, तो इसका स्टैंडर्ड रास्ता तो ये था ऐसा, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल, और जो इसमें नॉर्मल है, तो नॉर्मल है विल बी अलोंग वाई एक्सिस, तो नॉर्मल इज अलोंग वाई एक्सिस, तो रे विल बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल, तो ये कुछ इस तरीके से ऐसा बेंड होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये पहले तो आपको ये पॉइंट समझ में आना चाहिए, ठीक है, नॉर्मल विल बी अलोंग वाई एक्सिस, और इस पर्टिकुलर केस में सिंस, देखते आना सब लोग, सिंस म्यू वाई इज इंक्रीजिंग, since mu y is increasing as y increases, therefore ray is traveling, from, ठीक है, रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, तो रेयरर टू डेंसर है, therefore it will bend towards the नॉर्मल,
तो टुवर्ड्स द नॉर्मल मतलब ये अपवर्ड बेंड कर जाएगा, ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में अपवर्ड बेंड कर जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं यहाँ तक? सिंस म्यू वाई इज इंक्रीजिंग एज वाई इंक्रीजेज, रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो इस केस में रे विल बेंड अपवर्ड। ये अपने में ही क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो किसी भी इंस्टेंट पे इसमें लॉजिक कैसे लगाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं वो देखो। किसी भी इंस्टेंट पे आपको पता है कंसेप्ट एन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पैरेलल स्लैब में एक हमने कंसेप्ट सीखा था, एन साइन थीटा इज कॉन्स्टेंट, एन वन साइन थीटा वन इज एन टू साइन थीटा टू, इस तरीके से एन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये स्नेल्स लॉ सीखा था ना, पैरेलल स्लैब में डायरेक्ट लगाते गए थे। तो इसमें भी देखो स्टार्टिंग में एंटर किया, मान लो कहीं यहाँ पहुंचा, ठीक है, यहाँ पे रे इस तरीके से जा रहा है, ऐसे रे इस तरीके से जा रहा है, और मान लो ये एंगल थीटा है। यहाँ पे नॉर्मल कैसे बनाएंगे, तो नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यहाँ नॉर्मल ऐसे बन गया, ठीक है। किसी इंस्टेंट पे रे ऐसा है, ये एंगल कितना है, थीटा। अब ये बताओ एक बार, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू सब लोग बताओ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू कितनी है? तो ये स्टार्टिंग पॉइंट 1 और ये किसी जनरल पॉइंट है, बताओ। सेक पॉइंट नंबर 2 पे है ना, एक 1 तो इनिशियल पता है, पॉइंट नंबर 2 पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है? कमेंट करो सब लोग, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है पॉइंट नंबर 2 में? नॉर्मल से और जो रे है उनके बीच में एंगल कितना है? ये नॉर्मल है। करो करो जल्दी करो कमेंट। 90 माइनस थीटा फाइनली आया, सारिम सुमैया, ठीक है। एंग ये थीटा था, तो ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो ये वाला होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है? 90 माइनस थीटा। तो जब स्नेल्स लॉ लगाऊंगा पॉइंट 1 एंड 2 में, तो क्या लिखोगे? बाहर का 1 कर लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर एयर मान लेते हैं, और यहाँ से शुरू हुआ था, तो 1 साइन आई इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी होगा म्यू वाई इंटू साइन 90 माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा साइन आई इज इक्वल टू म्यू आई कॉस थीटा। एक रिलेशन यहाँ से निकलता है, और दूसरा रिलेशन निकलता है कि अगर इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, या इस लाइन का आपको इक्वेशन चाहिए कि इक्वेशन क्या है, तो उसका स्लोप चाहिए, और स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा। तो आपको दूसरा ये पता है कि tan थीटा जो स्लोप है वो dy बाई डी एक्स। तो ये दो इक्वेशन से हम लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, इसमें आपको बस कंसेप्ट समझना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में बताता हूँ इसमें किस टाइप से आ सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, कंसेप्ट आपको बताया है। पहली चीज क्या हो गई, वाई में वेरी कर रहा है, तो जैसे जैसे वाई में वेरी करते रहेगा तो इसे स्लैब्स में तोड़ दिया और नॉर्मल वाई डायरेक्शन में हो गया। एक तो पहला ये हो गया। पहले आपको याद रखना है कि रे ऊपर की तरफ बेंड करेगा या रे नीचे की तरफ बेंड करेगा, तो वो देख लेना, रेयर से डेंसर जा रहा है या डेंसर से रेयर जा रहा है, उससे आपको पता लग जाएगा रे किस तरफ बेंड करेगा, ठीक है। उससे पता लग जाएगा रे किस तरफ बेंड करेगा। और उसके बाद अगर आपको इस लाइन की इक्वेशन चाहिए कि इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसका पाथ क्या होगा, तो पाथ मतलब y और x में रिलेशन चाहिए, तो एक स्नेल्स लॉ का इक्वेशन लगाएंगे स्टार्टिंग में। तो n साइन आई इज इक्वल टू म्यू वाई साइन 90 माइनस थीटा, तो यहाँ से कॉस थीटा का रिलेशन आएगा। और दूसरा पता है कि जो स्लोप होता है tan थीटा वो dy बाई डी एक्स होता है, तो dy बाई डी एक्स इज tan थीटा, ठीक है। थीटा इज दी स्लोप, tan थीटा इज दी स्लोप। तो इससे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इसको अप्लाई करना सीखते हैं, यहाँ तक लिख लो, इसके बाद अप्लाई करना सीखते हैं, ठीक है। ये लिख लो, डन बोलो, मैं इसको सिखाता हूँ अप्लाई कैसे करेंगे। लग रहा होगा मुश्किल, पर है नहीं ज़्यादा, समझाता हूँ आपको, देख लो एक बार पर। जनरली वी यूज दीज टू इक्वेशंस टू सॉल्व क्वेश्चन। अब ये y में वेरी किया, हो सकता है x में भी वेरी करे, कंसेप्ट सेम। डन। जल्दी करो भाई। इकरा, फरहान, फारिया, नशरा, कनक, इकरा कुछ समझ में आ रहा है सबको? मुस्कान, सुहलीन, इंजमाम, सानिया, रुशान, फाबिहा, अमीना, राशि,
बिलाल, शाद, निशांत, कहाँ गायब वो? कनक, असरा, खालिद, और कहाँ छुपे हुए हैं लोग? सदफ, तैयब, शान, अरसलान, सानिया, फैज। ओके, क्लियर। चलो देखते हैं, क्वेश्चन में लगाते हैं, पहले एक आसान क्वेश्चन लेते हैं। ये मुश्किल है, ये मुश्किल है, ये मुश्किल है। चलो ये वाला करो पहले, ठीक है, ये वाला देखते हैं। और भी है, ठीक है। लाइट बीम, पहले ये करते हैं फिर मैथमेटिकल में आएंगे इसमें, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप। अ लाइट बीम ट्रैवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस ट्रैवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस विद प्लेनर वेव फ्रंट, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता इससे। इट इंसिडेंट ऑन अ मीडियम ऑफ थिकनेस टी इन अ रीजन वेयर लाइट इज फॉलिंग, the refractive index can be taken to be varying such that dn by dy is greater than 0. dn by dy is greater than 0, इसका मतलब क्या है? dn by dy is greater than 0, मतलब y के साथ n बढ़ रहा है या कम हो रहा है? dn by dy is greater than 0, इसका मतलब y के साथ n बढ़ रहा है या कम हो रहा है? स्लोप ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू y ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब y के साथ n की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है? जल्दी बताओ। लाइट बीम इज ट्रैवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस, मैं यहाँ तक बना के रखता हूँ। लाइट बीम इज ट्रैवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस। अब ये बताओ, इंक्रीज सही है सबको, डी एन बाई डी वाई स्लोप पॉजिटिव है, तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि जब वाई को इंक्रीज करा रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके से वाई में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी कर रहा है, तो ऐसे छोटे छोटे स्लैब्स बना दिए, जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बढ़ते जा रही है ना, इस तरीके का स्लैब्स बना दिया, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्लैब्स बना दिए, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, जैसे जैसे वाई में हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब बताओ, रे ऑफ लाइट जा रहा है, पहले लिखा था पैरेलल अलोंग एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है, एंटर किया, ये नॉर्मल है, तो जब रेयर से डेंसर की तरफ थोड़ा मुड़ेगा, फिर नॉर्मल बनाओगे, डेंसर की तरफ थोड़ा और मुड़ेगा, फिर नॉर्मल बनाओगे, डेंसर की तरफ थोड़ा और मुड़ेगा, तो बेसिकली आंसर क्या दोगे? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बेंडिंग डाउनवर्ड, बेंडिंग अपवर्ड, स्प्लिट इनटू टू मोर बीम्स, तो आंसर हो जाएगा बेंडिंग अपवर्ड, तो रे विल बेंड अपवर्ड। यही डी एन बाई डी टी लेस देन 0 होता तो बेंड डाउनवर्ड हो जाता। क्लियर है सबको? बेंडिंग अपवर्ड क्यों समझ में आ गया? क्योंकि स्लोप ज्यादा है, वाई के साथ म्यू बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल में ऊपर की तरफ बेंड हो जाता। यही उल्टा होता तो बेंडिंग अपवर्ड के बदले बेंडिंग डाउनवर्ड हो जाता। ठीक है, सी सही है, सी आंसर सुने सही है। चलो अब थोड़े मैथमेटिकल करते हैं, ये पहले इजी वाला करते हैं, आ जाओ। देखना ध्यान से कैसे करेंगे, सिंपल है, वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कोई ज्यादा इंटीग्रेट इंटीग्रेट नहीं करना है, देखना। A ray of light traveling in air, ध्यान से देखना कैसे करेंगे। A ray of light traveling in air is incident almost along y axis, ठीक है, almost along y axis on a medium of, पहले तो मैं एक्सिस बना लेता हूं, ठीक है, पहले मैंने एक्सिस बना लिया, अब देखते हैं क्वेश्चन। तो रे ऑफ लाइट इन एयर इज इंसिडेंट ऑलमोस्ट अलोंग वाई एक्सिस, तो रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट किस डायरेक्शन में कर रहे हैं? ऑलमोस्ट अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, करने दो। ऑन अ मीडियम ऑफ वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट द ओरिजिन, तो आपको ये दिख गया कि जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है? वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट द ओरिजिन पे एंटर किया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम चेंजेस अकॉर्डिंग टू द रिलेशन म्यू इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये म्यू इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, मतलब ये एक्स के साथ वेरी कर रहा है। तो अगर एक्स के साथ वेरी कर रहा है तो स्लैब कैसे तोड़ोगे? ऐसे से तोड़ो कि भाई अभी अभी यहाँ इस वाले एक्स पे कुछ है, थोड़ा पतला कर देता हूँ, है ना, एक्स में वेरी कर रहा है, फिर एक्स में आगे बढ़ जाओगे तो थोड़ा चेंज हो जाएगा, एक्स में और आगे बढ़ जाओगे थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से स्लैब को हम लोगों ने अलग अलग स्लैब में बना दिया, जैसे जैसे एक्स में आगे बढ़ते जा रहे हैं छोटे छोटे स्लैब्स बना दिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बढ़ते जा रही है। तो इस केस में जो नॉर्मल बनाएंगे,
अगर एक्स में वेरी कर रहा है तो आपको सिखाया भी चुका हूँ, अगर एक्स में वेरी कर रहा है तो नॉर्मल विल बी अलोंग एक्स, नॉर्मल विल बी अलोंग एक्स, ऐसे याद भी रख सकते हो आप, नॉर्मल विल बी अलोंग एक्स। एक्स में वेरी कर रहा है तो मैंने ऐसे अलग अलग सेक्शंस बना लिए, जैसे 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 एक्स में आगे बढ़ते जाओगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बढ़ते जा रही है, म्यू इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो जो नॉर्मल होगा विल बी अलोंग एक्स, तो ये हो गया नॉर्मल इस तरीके का स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये हो गया आपका नॉर्मल। अब रे ऑफ लाइट कैसे आ रहा है, रे ऑफ लाइट आ रहा है, कहाँ गया, अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन इंसिडेंट ऑलमोस्ट अलोंग वाई एक्सिस, तो रे ऑफ लाइट इस तरीके से आया ऐसा। तो शुरू में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, कमेंट, शुरू में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिख रहा है आपको, नॉर्मल इस तरीके से है, शुरू में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, नेटवर्क इशू की वजह से पीछे चल रहा हूँ, ओके फैस कोई बात नहीं। देखो शुरू में एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 है, और जैसे एक्स में आगे बढ़ते जाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ते जा रहा है, तो डेंसर मीडियम की तरफ जा रहे हैं, तो बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल, तो ये बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल मतलब बेसिकली ये इस तरीके से ऐसा चले जाएगा, ठीक है, बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल होते जा रहा है। नॉर्मल कैसा है इस केस में, तो नॉर्मल इज लाइक दिस, तो ये बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल, बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल हर बार जाकर होते रह रहा है, तो लाइट इस तरीके से जा रहा है। अब पूछा है व्हाट इज द लाइट रे, what is the light ray vector at a point where x coordinate becomes equal to 1, x coordinate जहां 1 हो जाएगा वहां पर पूछा है कि रे की इक्वेशन क्या है, ठीक है, वहां पे पूछा है रे की इक्वेशन क्या है। तो अब देखो कैसे निकालेंगे, सिंपल तरीका, यहां पर पहुंच गया x की वैल्यू 1 है, तो जब मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 1 रखोगे तो म्यू की वैल्यू 2 हो गई, पहले तो यह समझ में आ गया आपको पॉइंट। अब यहां पर मान लो कहीं हो गया x की वैल्यू 1, तो ये रे इस तरीके से जा रहा होगा यहाँ पर, तो यही वेक्टर के बारे में पूछा है। तो अब ये वेक्टर के बारे में पूछा है, मान लो मैंने ये एंगल थीटा ले लिया, अगर ये एंगल थीटा ले लिया और ये नॉर्मल बनाया हुआ है, हर बार सेम स्टेप करना है, देखो नॉर्मल बनाया हुआ है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थीटा ही हो गया, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थीटा ही है। तो पहला स्टेप स्नेल्स लॉ, 1 बाहर एयर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 है, तो 1 साइन 90 इज इक्वल टू, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 हो गया है, x इज इक्वल टू 1 पे, तो 2 साइन थीटा, तो सीधा आंसर आ गया, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, हाफ, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 30 डिग्री। तो अब ये रे 30 डिग्री पे है, तो इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, cos 30 आई कैप में, cos 30 आई कैप में, और साइन 30 जे कैप में, वेक्टर ये हो जाएगा ना, cos 30 आई कैप में, साइन 30 जे कैप में, तो cos 30 क्या हो गया √3/2 आई कैप, और साइन 30 क्या हो गया हाफ जे कैप, तो √3/2 आई कैप प्लस हाफ जे कैप, पहला ऑप्शन सही है। या तो x में वेरी कराएंगे या तो y में वेरी कराएंगे, दोनों केस मैंने बता दिया, जब एग्जांपल दे रहा था तो y में वेरी कराया था, तो आया था 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू वाई कॉस थीटा, और x में वेरी कर रहा है तो इसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देखो थीटा ही आ गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थीटा ही आ गया, तो काम खत्म। क्लियर, क्लियर है सबको, देखो कोई डाउट हो तो पूछो। तो थोड़ा डिफिकल्ट वाला पार्ट मैंने इसलिए लास्ट के लिए रखा था, वरना आप लोग ऑप्टिक्स चैप्टर से गिव अप ही कर जाते। फिर से बताऊं या आ गया समझ में, या इग्नोर करना है, इकरा क्लियर कह दियो, ठीक है, देखो और करते हैं, ये तो हो गया। ये वाला देखना, ये सबसे आसान है, मतलब ऐसे तो बहुत डिफिकल्ट है, बट आसान सॉल्व करना आसान है, सुनना मैं समझाता हूँ आप देखते जाओ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद सर्टेन रीजन x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 चेंजेस विद y, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिखा हुआ है आपको, इट चेंजेस विद y, ठीक है, चेंजेस विद y। थिन लाइट ट्रैवलिंग अलोंग x एक्सिस स्ट्राइक्स द मीडियम एट राइट एंगल, स्ट्राइक द मीडियम एट राइट एंगल, तो इस केस में नॉर्मल रिएक्शन ये, और इंसिडेंट रे ऐसा आ रहा है, मतलब वही वाला केस हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 90 डिग्री। Thin ray of light traveling along x-axis strikes the medium at right angles and move through the medium along the circular arc, ये गिवन है कि इट इज मूविंग along a circular arc, और इसमें आपको ढूंढना है, लिख देता हूं मैं, इसमें आपको ढूंढना है
फाइंड रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वाई। ठीक है, ध्यान से देखना, फाइंड रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वाई। तो कंसेप्ट सेम ही है, देखना ध्यान से कैसे करेंगे। आपको म्यू और वाई में रिलेशन ढूंढना है, और ये जो आर्क बन रहा है ये आपको दिया है, वो आर्क कैसा है, सर्कुलर है, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। देखना कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर आ जाओ, वही स्टैंडर्ड तरीका, यहां पर रे इस तरीके से जा रहा है, देखना यहाँ रे ऐसे जा रहा है, नॉर्मल बना दिया, ये एंगल क्या ले लिया, थीटा, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 माइनस थीटा। तो फर्स्ट इक्वेशन विल बी 1 साइन 90 इज इक्वल टू जो भी वहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इंटू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा। तो म्यू वाई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। पहला स्टेप सबको क्लियर है, यस और नो? पहला स्टेप सबको क्लियर है, यस और नो? है ना, इस केस में जो नॉर्मल है, नॉर्मल से एंगल कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। तो पहला स्टेप सबको क्लियर है, ठीक है। म्यू वाई इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। अब क्वेश्चन में दिया ये जो आर्क बन रहा है ये सर्कुलर आर्क है। तो सर्कुलर अगर आर्क है, परफेक्ट अगर सर्कुलर आर्क ही है ये ऐसा, है ना, और ये एंगल थीटा है, सर्कुलर अगर आर्क है ऐसा, तो सर्कुलर अगर आर्क बनाओगे, ये अगर थीटा है, ध्यान से देखना, इस आर्क का रेडियस अगर आर मान लो, तो ये थीटा, ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, और ये वाला एंगल थीटा। सही है, देखो ये एंगल थीटा, ये 90, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा, और ये कितना डिस्टेंस है, वाई। तो जो ये डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, आर माइनस वाई। ठीक है, सर्कुलर आर को अब यूज कर रहे हैं। तो यहां से आपको कॉस थीटा मिल गया कि नहीं, यहां से कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, आर माइनस वाई डिवाइडेड बाय आर, डाल दो इसमें। तो म्यू आई, ठीक है, इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या डाल दोगे, आर माइनस वाई डिवाइडेड बाय आर। देख लो एक बार, चेक कर लो, किसी को डाउट हो पूछ लो। म्यू वाई इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा हो गया, और कॉस थीटा की वैल्यू सर्कुलर आर्क यूज कर लिया। तो रेडियस आर है तो प्रोपोर्शनैलिटी ही चाहिए था आपको, अपने को कोई ऐसा वैल्यू नहीं चाहिए थी। तो अगर रेडियस आर दिया तो उसके टर्म्स में आंसर आ जाएगा, और प्रोपोर्शनैलिटी चाहिए तो म्यू वाई इज प्रोपोर्शनल टू जो भी है, लीनियर रिलेशन मान सकते हो। ठीक है ना, ये रेडियस आर हो गया, ये रेडियस आर हो गया, ये कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस आर, ये वाई ऊपर गया है, तो कॉस थीटा इज आर माइनस वाई बाय आर। तो ये स्टेप नंबर 1, ये स्टेप नंबर 2, और ये स्टेप नंबर 3 में आंसर आ गया। आर इज द रेडियस ऑफ द आर्क, सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस आर लिख लो चाहो तो, सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस आर कर लो, और अच्छा है। ठीक है, डन, लिख लिया सबने? जल्दी करो, टाइम खत्म हो रहा है, मुझे जल्दी खत्म कराना है, एक दो चीज़ें और। ओके, ये क्वेश्चन कर लें क्या, आप कर ही लेते हैं, है ना, क्या दिक्कत। सुनो, देखो समझाता हूँ, जल्दी देखना सब लोग। अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर इंसिडेंट एट ग्रेजिंग एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 90 डिग्री, ऑन अ लॉन्ग रेक्टेंगुलर स्लैब ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम। अंडरलाइन करते जाता हूँ। इंसिडेंट एंगल कितना है देखते हो, मुश्किल नहीं है, भले ही बड़ा लग रहा हो लेकिन कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये 90 डिग्री है, थिकनेस 1, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज द ओरिजिन, ठीक है। मीडियम हैज अ वेरिएबल इंडेक्स, वाई में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी कर रहा है कुछ अजीब सा, के वाई टू द पावर 3/2 प्लस 1 टू द पावर 1/2। जनरली ये शायद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, वेयर के की वैल्यू 1 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1, वेरी गुड। obtain a relation between slope dy by dx of the trajectory of the ray at point bxy in the medium and the incident angle I at that point। तो हम लोग ये बार बार करते आए हैं, दोबारा नहीं करेंगे, सीधा रिजल्ट लिख रहा हूँ। y वाला आपको पता ही है, तो स्टार्टिंग में क्या लिखोगे, पहला स्टेप सीधा हो जाएगा, 1 sin i
इज इक्वल टू वहां चले जाओगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी वाई पर था इंटू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, हर बार ये लिखते हैं, सीधा आंसर हो गया। रिलेशन बिटवीन डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे अब देखो, तो साइन आई इज इक्वल टू म्यू आई इंटू साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा आ रहा है आपका साइन आई डिवाइडेड बाय म्यू आई। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? आर बाय आर माइनस वाई नहीं होगा, आर बाय आर माइनस वाई। कॉस थीटा इज कॉस थीटा ना, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। अच्छा म्यू वाई इज 1 बाय कॉस थीटा, हाँ ठीक है, म्यू वाई इज 1 बाय कॉस थीटा, तो 1 बाय कॉस थीटा करोगे वही है आर बाय आर माइनस वाई, ठीक है, वो तो अंडरस्टूड है तालिब। ठीक है, तो ये साइन आई इक्वल टू म्यू वाई साइन 90 माइनस थीटा, वही अपना स्टैंडर्ड रिजल्ट, क्योंकि वाई में वेरी कर रहा है, साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा लिख दिया, चाहो तो याद कर लो, तो कॉस थीटा इक्वल टू साइन आई बाय म्यू वाई। पूछा है स्लोप डी वाई बाई डी एक्स, तो कॉस थीटा अगर साइन आई बाय म्यू है तो मुझे टेन थीटा चाहिए, तो कॉस थीटा है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस को आपने क्या लिख दिया साइन आई, और हाइपोटेनियस को क्या लिख दिया म्यू वाई, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये वाला साइड कितना हो जाएगा, अंडर रूट म्यू वाई स्क्वायर माइनस साइन आई का स्क्वायर, ठीक है, अपोजिट ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस साइन आई का स्क्वायर। तो tan थीटा जो आपका पहला रिजल्ट आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। स्लोप चाहिए था, स्लोप होता है tan थीटा इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स। तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू वाई स्क्वायर माइनस साइन आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन आई, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, बस ये आपका आंसर हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन साइन आई, चलो फाइंड द वैल्यू ऑफ एन साइन आई। साइन आई तो आपको दिया ही हुआ है ना, कितने से एंटर किया है, कहाँ गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री गिवन ही है, तो इनफैक्ट ये निकाल ही लेता ना, आसान कर लेता। लो डी वाई बाई डी एक्स, साइन आई 90 डिग्री दिया है, साइन 90 कितना हो गया 1, म्यू वाई का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, म्यू वाई का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, ये रूट में है तो के वाई टू द पावर 3/2 प्लस 1 का स्क्वायर किया, तो ये रूट हट गया, और फिर माइनस साइन 90 किया, तो ये 1 भी हट जाएगा, तो ये बचेगा सिर्फ क्या, के वाई टू द पावर 3/2, के की वैल्यू भी क्वेश्चन में 1 गिवन है, तो डी वाई बाई डी एक्स तो बड़ा सिंपल आ गया, वाई टू द पावर 3/4, ठीक है। देखो एक बार ये समझ में आया क्या सबको, या फिर से बताऊं, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। साइन आई इज इक्वल टू म्यू आई साइन 90 माइनस थीटा, ये तो सीख ही लिया, साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा लिख दिया, यहाँ तक बिल्कुल सेम है। कॉस थीटा को आप सॉल्व कर रहे हैं, साइन आई बाई म्यू आई, तो यहीं पे सिंप्लीफाई कर देता हूँ, एक काम करो आप लोगों को अच्छा लगेगा देखकर, रुक जाओ, ठीक है, देखना मैं इसको आसान तरीके से करता हूँ तो दैट आपको मुश्किल ना लगे। यहाँ तक क्लियर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री है, तो साइन 90 इज इक्वल टू म्यू वाई कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय म्यू आई। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है। इसके बाद सॉल्व करने के लिए क्या किया, हमें tan थीटा चाहिए, तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये म्यू वाई ये 1, और ये हो जाएगा अंडर रूट म्यू वाई स्क्वायर माइनस 1, तो जो tan थीटा है वो अपोजिट, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन बेस, बेस हो गया 1, और तो tan थीटा हो गया डी वाई बाई डी एक्स, और म्यू वाई को स्क्वायर करो, स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, -1 करोगे तो बस बचेगा वाई टू द पावर 3/2, तो वाई टू द पावर 3/2 का रूट, मतलब वाई टू द पावर 3/4। अभी देखो क्लियर है सबको, देखो एक बार रुशान क्लियर है। ये है डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑब्वियसली थोड़ा, लेकिन एक बार ट्राई करो, समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है तालिब, रुशान देखो एक बार क्लियर है कि नहीं। ऑब्टेन द इक्वेशन फॉर द ट्रैजेक्टरी ऑफ द रे इन द मीडियम, अब dy बाई डी एक्स वाई टू द पावर 3/4 है,
तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई टू द पावर 3/4। इसके बाद सॉल्व कर लोगे, वाई टू द पावर -3/4 डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स, है ना, वाई टू द पावर -3/4 डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स, और उसके बाद इंटीग्रेट कर दो। वाई टू द पावर -3/4 को इंटीग्रेट करोगे तो -3/4 प्लस 1 करोगे, तो -3/4 प्लस 1 करोगे तो 1/4 आ जाएगा। तो वाई टू द पावर 1/4 इज इक्वल टू एक्स। चेक कर लो एक बार कैलकुलेशन में किसी को कहीं डाउट हो रहा हो तो। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स यही आया, एक बार चेक कर लेना, टेन थीटा डी वाई बाई डी एक्स इज वाई टू द पावर 3/4, तो डी वाई की तरफ वाई ले आया, वाई टू द पावर -3/4 डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स, इंटीग्रेट कर दिया। अच्छा, यहाँ पर n+1 बाय n+1 है ना, वाई टू द पावर -3/4 प्लस 1 करेंगे तो 1/4 डिवाइडेड बाय 1/4, तो यहाँ 4 भी ऊपर आएगा। तो ये रिलेशन आ जाएगा आपका जो भी है, x इज इक्वल टू 4 इंटू वाई टू द पावर 1/4, ये y और x में रिलेशन आ जाएगा। हाँ 4 भी होगा, वेरी गुड। तो n साइन आई तो निकल ही गया, रिलेशन निकल गया, ये निकल गया। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स x1 y1 ऑफ द पॉइंट p वेयर द रे इंटरसेक्ट्स द अपर सरफेस ऑफ द बाउंड्री। तो यहाँ इसका कोऑर्डिनेट पूछा है, तो इस कोऑर्डिनेट पे y की वैल्यू तो 1 है जो थिकनेस है, इस कोऑर्डिनेट पे y की वैल्यू 1 है, तो जब y को 1 लेंगे, जब y को 1 लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 4, तो कौन से कोऑर्डिनेट पे निकलेगा 4,1 पे निकलेगा। ठीक है, इंडिकेट द पाथ ऑफ द रे सब्सिक्वेंटली, फाइनली बाहर एयर में निकल गया तो जितने एंगल पे आया था उसी एंगल पे चला जाएगा। तो कितने एंगल पे आया था, 90 डिग्री पे आया था, तो फिर से 90 डिग्री पे निकल जाएगा। तो फिफ्थ वाला पार्ट में तो एक्स्ट्रा कुछ करना ही नहीं था, फिफ्थ वाले पार्ट में एयर में था और एयर में ही निकलेगा, तो 1 sin 90 और बाहर फिर से एयर आ गया है तो साइन ई, तो ई की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री। तो फाइनली वापस से वो अलॉन्ग पैरेलल टू एक्स एक्सिस निकल जाएगा। तो ये ऑब्वियसली डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आप एक दो बार देखोगे तभी समझ में आएगा, एक दो बार देखोगे ये क्वेश्चन तभी समझ में आएगा। चलो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, जो थोड़े बहुत कंसेप्ट बच गए हैं वो। Okay, the question says the atmosphere of Earth extends up to height h and its refractive index varies with depth y from top as mu is 1 plus y by h. Calculate the apparent thickness of the atmosphere as seen by observer in space. So this is the case. If you draw it, atmosphere let's say starts from here and this is y is equal to 0. Okay, it's starting from the top, y is equal to 0 and it extends till height h. So atmosphere, the real depth of the atmosphere, let's say the real depth of the atmosphere, sorry, from y is equal to 0 to y is equal to h, atmosphere is like this. Now in the question it is said that atmosphere of earth extends up to a height h and its refractive index varies with depth y from top as mu is equal to 1 plus y by h. So initially y is 0, so refractive index is 1, and when you come down y is equal to h, refractive index will be 2. So as you are going down, the refractive index is changing. Okay. Now calculate the apparent thickness of the atmosphere as seen by an observer in the space. So observer is somewhere in space and he is seeing the thickness. So real depth is h, we have to find the apparent depth. Only difference is we know the formula apparent depth is real depth divided by refractive index. But here the refractive index, if you see, it is not constant, it is varying with height h, varying with y distance from the top. So now how to solve it? This is very simple. Let's take a very small element. Let's take a small section of the atmosphere whose real depth is dy. Okay, small section of the atmosphere whose real depth is dy. So what will be the apparent depth of this section of the atmosphere? What will be the apparent depth? So apparent depth will be real depth, which is dy divided by the refractive index. As simple as that. So we took a small section of length thickness dy, and apparent depth of this section would be dy divided by refractive index of this section. Total will be the integral of this. So h dash will be dy divided by refractive index is 1 plus y by h, integrate, and y will be from 0 to h. Now this integration is also simple, it's something in the form of integral 1 by x dx. So h dash will be ln of 1 plus y by h divided by coefficient of y.
So coefficient of y is 1 by h. So divided by 1 by h. Limit will be from 0 to h. So upper limit, if you put y is equal to h, it will become 1 plus 1 ln2, and lower limit will become ln1. ln1 is nothing but 0. So h dash is equal to h, and this will become ln2. So this will be the apparent depth of the atmosphere as seen from an observer in the space. So again, this was a question of variable refractive index and not a difficult question. Just one approach is changed. You have to write the apparent depth of a small section and then integrate to get the total apparent depth. Hopefully this is clear. Okay. A ray of light traveling in air is incident on a composite transparent slab at an angle of incidence 45 degree. Composite slab consists of 100 parallel face slices of equal thickness. Refractive index of nth slice counting from the one in which light is incident is given by 1.0.01 n, and nth is the slice number of slice. Medium of the other side of the slab is refractive index √2. Calculate the angular deviation suffered by the ray as it comes out from the slab. So again, this is a question of variable refractive index. So sometimes you might use that concept and sometimes it might not needed. So in this question, let's see what the question is. So let's say there is a slab, composite slab, and something like this. And there are different sections here, parallel surfaces. Let's say there are different sections of the slab. And so on. Okay, probably there are 100 slabs. Now the question is, when the ray of light traveling in air, first the ray of light is, let's say it is in air and traveling in air, and angle of incidence is 45 degrees. So it's coming like this, and angle of incidence is 45 degrees. Okay, angle of incidence is 45 degrees. As we go up, refractive index, if you see, refractive index is 1 plus 0.01 n. So as the number of slabs increasing, like let's for example say for the fourth slab, refractive index will be 1 plus 0.04. Similarly for 10th slab it will be 1.0.1. So basically it's keep on increasing as you are going up. So the light ray will bend towards the normal. So the path of the ray will be something like this. It will bend towards the normal because refractive index is increasing. Ray is passing from rarer to denser medium. So it will bend like this, something like this, and eventually at the normal here it will come out at certain angle. Let's say this angle is E. Okay. So since the slabs are parallel, we can use Snell's law directly from between the first point and the last point. And the last point refractive index is √2 as given in the question. On the other side, the medium on the other side of the slab, the medium on the other side of the slab has refractive index √2. So directly what we can do is, instead of going step by step, we can, since these are parallels, okay, so directly we can use the first point and the last point. So the equation would be 1 sine 45 is equal to √2 sine E. So the between part does not matter because the slabs are parallel. So 1 by √2 is √2 into sine E, and sine E is equal to 1 by 2. Therefore E will be equal to 30 degree. So the ray was going at angle 45 degree. It is coming out by 30 degree. So deviation will be nothing but 45 minus 30 is equal to 15 degree. So this question might look like a complicated question, but you can see the original ray was going like this. So this deviation that we calculated, this deviation is coming out to be 15 degrees. So no need to use the concept of variable refractive index here, because since the slabs are parallel, so instead of writing it one by one, you can directly say n1 sine theta 1 is n2 sine theta 2. Okay, so that would be our answer. So this is a bit difficult problem. Let me just explain the problem. On a hot summer day in a desert, the refractive index of atmosphere changes with height above the surface of Earth as mu naught 1 plus by 1 by 2, basically root of 1 plus by. So as you are going up, the refractive index is increasing again. Then a man of height 1.5 meters is standing on a straight level road. Calculate the distance beyond which he cannot see a point on the road. So first thing is understanding this problem, which is a difficult part.
and then after understanding, analyzing, then you have to solve it, which is also difficult. So this will be under the category of difficult problem. So question is distance beyond which he cannot see a point on the road. So first thing that will come to your mind is why won't he be able to see far away points? So this will be the case. I will just draw a diagram so that you will understand. Let's say the man is standing, somewhere here. So let's take a point here P, okay, far away point, and refractive index is varying, okay, it's not constant, refractive index is varying. So let's draw the different layers of, let's say I'm drawing different layers of the atmosphere. So as you are going up, the refractive index is increasing because the relation was such, y was increasing, so refractive index will increase. So as you are going up, refractive index is increasing. Now I have taken a point P somewhere on the road. The last line is the road. So from any point on the road, light rays traveling in all the directions. And since the upper side is of higher refractive index, so when the light rays goes from rarer to denser medium, it went towards the normal. So one ray which is starting from here, it will, a ray will, it can go like this. One ray will go like this. Other ray will just go like this, okay, and so on and so forth. So in the limiting case, a ray which is passing through the eye, if you see the angle of incidence is 90 degree. So this ray is reaching the eye, understood? So this is the limiting case. He can see only up till point P, because if you take any point which is further from P, let's say I am taking this point, okay, then if you draw a ray from here, so even if you draw the limiting case, the grazing angle, it will follow like this, okay, just as it will come like this and this, due to symmetry. So it cannot reach the eye. So in the limiting case, basically you have to choose a point P such that angle of incidence is grazing there. That means it is 90 degree. Okay, angle of incidence is 90 degree, and it will go and bend towards the normal and just pass through the eye. If you take any point, let's say P dash just ahead of it, if you take any point P dash which is just ahead of it, even for this grazing incident angle, the ray will go like this and miss the eye, okay, and it will miss the eye. So this is the situation that you have to understand. So the limiting case is point P from which the incident ray, which is at 90 degree, just able to reach the eye. Any point after that, the rays cannot reach the eye. So this will be the limiting case. So think about this case again. Once this point is clear, then let's come to the solution. So now I am drawing the diagram. So this was the road, okay, and let's draw our man, okay, and these are the atmosphere layers that also I will draw. So different layers of the atmosphere I am drawing just for clarity. And let's say this was our limiting point. So this is the point, and from this many rays are going, and we are drawing the rays. Since this is a limiting case, so here the ray which was going like this, something like this. So the ray is going like this, and eventually it is coming out from the passing through the eye. So this is the last point which he can see. After this he cannot see. Okay, so now let's start solving it. The normal will be perpendicular. So this is the normal. Okay, here also this is the normal, and this case we have done already. So this is 90 degree, and this part, let's say, draw a tangent. Let's take this as theta. Okay, this will be 90 minus theta. Same case that we have done already. So this will be 90 minus theta. So apply Snell's law. So at the initial point, y is equal to 0. This is the expression of refractive index. I will highlight it. Okay, so when you put initially y is equal to 0, so initially y is equal to 0, so mu is equal to mu naught, so mu naught into sine 90 is equal to mu y, whatever at this point, into sine of 90 minus theta. Just look at this equation, the first point and the last point. So sine 90 is 1 and mu y is equal to something, and sine 90 minus theta is cos theta. So basically cos theta is equal to 1 divided by 1 plus by to the power half.
So cos theta we have got mu naught by mu y, which is given in the question as 1 plus by to the power half. So 1 plus root 1 plus by. So this was the first step, standard step, nothing new here. Now the calculation part comes. So we have to calculate the maximum distance that he can see. So basically you want this distance x. Okay. So let's take this as origin and this point as x comma y. So if we get the equation, put the value of y as the height of man is 1.5. So if we can get the equation of the curve and put y is equal to 1.5, so we will get the value of x, which is the horizontal distance that he can see. How do we get the equation of a curve? That also we have seen. The tangent, tan theta is dy by dx. So we have drawn a tangent to this graph, and tan theta is equal to dy by dx. Now cos theta is 1 by root of b plus y. So what will be tan theta? You can just draw a triangle like this. Cos theta is 1 upon under root 1 plus by. So this side will be use Pythagoras theorem. So under root 1 plus by square. So 1 plus by minus 1. So by. So this will be root by, and tan theta will be root by. So root by is equal to dy by dx. So y to the power half, है ना? So root b y to the power half, sorry, y to the power minus half into dy, right? We have to take y towards dy. This will be root b times dx, and then integrate to get the relation between y and x. So that's why this question is little difficult, but we have done similar questions. If this question comes in exam, you should be able to do it. So y to the power minus 1 dy integration will be y to the power half by half. So basically 2 root y, and limit of y will starting from 0, so don't worry, and root b into x. So this is the relation, and we have to calculate the value of x. Okay, we have to calculate the value of x when y is equal to 1.5. So just put y is equal to 1.5, get the value of x. So x is equal to 2 under root y by b. So y is equal to 1.5 and b is 6 into 10 to the power minus 4. So this will be 3 into 0.5, and this 3 to the 6, 0.5 is 1 by 2, this is 1 by 4. So it will be basically x is equal to 2 by 2 into 10 to the power 2. So x is coming out to be 100 meters. So basically he will be able to see up till 100 meters. So this is a standard case, not a difficult case. Only difficult part was the analyzing that from the furthest point that he can see, the light rays is going in all the directions. So in the limiting case, when the angle of incidence is 90 degree, the grazing, that light is reaching the eye. Then after this, if you take any point, the light cannot reach the eye. Even the grazing angle will not reach the eye. So that is our limiting case when the angle of incidence was 90 and that ray is reaching the eye. So after that, everything is very clear. First is the Snell's law. Then using Snell's law, you got this cos theta. Then the slope is tan theta dy by dx. So from cos theta, get the value of tan theta. Then get the equation of y and x. And then put y is equal to 1.5. You will get the value of x. So this is difficult. You can watch it 1 or 2 times again. Then you will understand it. Okay. Okay, so this question says that a glass slab is placed between the object O and observer E, which is the refracting surfaces AB and CD perpendicular to line OE. Standard case, refractive index of glass slab changes with distance y from the face AB as mu naught 1 plus y. So now the case is very simple, standard case that we have done shift formula, but here the refractive index is variable. The refractive index is mu naught 1 plus y. Thickness of the slab is defined. How much closer compared to the original distance the object appears to the observer, and consider near normal incidence. So standard formula shift was t into 1 minus 1 by mu. Okay, that was the standard formula. If you remember, shift, the formula of shift was thickness of the slab into 1 minus 1 by mu. Mu is the refractive index of the slab. This was the formula for shift, but this obviously is valid when the refractive index was constant, but here refractive index is changing. So how to do these kind of questions? The method is very simple, very standard. Just this distance is y and this refractive index is changing, right? So you can assume at a distance y, let's assume a very small slab. So what will be the thickness of this slab? Thickness will be dy. So small shift due to this, you already know the formula. So small shift ds,
small shift is small thickness, which is dy into 1 minus 1 by mu. And what is the refractive index? Refractive index is mu naught into 1 plus y. So this is small shift due to that small section. So what will be the total shift? Just integrate. So a difficult problem now is easy if you know the integration. So total shift will be integral of this. So shift will be, first is integral dy minus integral dy divided by mu naught 1 plus y. What will be the limit of y? 0 to thickness, 0 to thickness. So integral y is equal to dy is y. So this will be t and this will be minus mu naught 1 plus y. So 1 by mu naught is constant and integration of 1 plus y will be ln 1 plus y. And limit is 0 to t. Upper limit will be ln 1 plus t and lower limit will be ln 1. ln 1 is nothing but 0. So that's why the answer seems so simple now. Shift is equal to t minus 1 by mu naught ln 1 plus t. So this is your answer, guys, and hopefully now you know all the questions based on refractive index, which is variable, है ना? Okay, so let me stop.